हेलो एवरीवन, वेलकम टू GLC-IAS। आई एम योर एजुकेटर आकांक्षा बहरे। और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसमें मैं आपके साइंस के क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ, तो उसी को आज हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आप प्ले स्टोर से GLC-IAS MPPSC कर नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन का फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज। किसी भी इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, उसका शेप पूछा गया है कि इट इज़ ऑलवेज अपराइट और ऑलवेज इनवर्ट, कैन बी बोथ और नन। तो बेसिकली जो पिरामिड्स हमको मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो सीधा पिरामिड होता है वो अपराइट बोलते हैं उसको, ये आपका अपराइट पिरामिड है। और सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका होता है इन्वर्टेड पिरामिड, जो उल्टे शेप में होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम पिरामिड में लेवल्स में ऊपर बढ़ते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो आपकी डिक्रीज़ होती है। तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होने के कारण जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now next question is chemical name of vitamin B12 is। विटामिन B12 का केमिकल नेम पूछा है। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इज द नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। देन आपका जो नियासिन है, इट इज नोन एज विटामिन B3। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे 9 विटामिन्स आते हैं, उनमें से मैं आपको कुछ के कॉमन नेम्स बता रही हूँ। जैसे B12 है आपका साइनोकोबालामीन, नियासिन है आपका विटामिन B3, और राइबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम है, दैट इज योर विटामिन B1। B1 विटामिन का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। देन जो पेंटोथेनिक एसिड है, ये होता है विटामिन B5। ये जो पेंटो वर्ड है ये डिनोट करता है 5 को, पेंटो मीन्स 5। सो ऐसे याद रखना कि पेंटोथेनिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। क्वेश्चन ने पूछा था B12 का, सो योर correct option is option D. Next question is which of the following is not a decomposer। ये जो organisms दिए हैं, इनमें से क्या है जो decomposer नहीं है। अब decomposer क्या होते हैं? decomposer ऐसे organisms होते हैं जो कि plants या animals दोनों की डेड बॉडीज़ पे जो फीड करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में क्या होता है, हम डेड बॉडीज़ को ज़मीन के नीचे बरी करते हैं, और कुछ टाइम बाद जब हम उसको वापस अगर देखेंगे तो हमको पूरी डेड बॉडी एज इट इज़ नहीं मिलती, हमको सिर्फ स्केलेटन मिलता है। तो वो ह्यूमन बॉडी, वो जो प्लांट्स या एनिमल की बॉडी थी, वो कहाँ गई? वो डिकम्पोजर्स ने, सॉइल में प्रेजेंट जो डिकम्पोजर्स हैं, उन्होंने उसको डिकम्पोज कर दिया। तो इस पे से क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन नहीं करता? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वायरस। वायरस जो है वो डिकम्पोजर नहीं होता। बाकी इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगस एंड योर माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ही डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस आर हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी।
ना बाइल जूस क्या होता है? हमारे स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टमक। तो अब फूड को डाइजेस्ट करने में जो भी सीक्रेशन होता है हमारी सेल्स का, हमारी बॉडी का, या जो कॉम्पोजिशन केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, वो होता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ स्टमक में फूड का डाइजेशन हो रहा है, बट ये जो बाइल जूस होता है ये सीक्रेट कहाँ से होता है? लिवर से, सॉरी प्रोड्यूस कहाँ होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो बाइल जूस है उसको प्रोड्यूस कौन करेगा, उसको बनाएगा कौन? लिवर बनाएगा, और ये बाइल जूस जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और फिर जब फूड का डाइजेशन करना होगा उस टाइम पे ये गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होके स्टमक में फूड का डाइजेशन करेगा। तो बेसिकली बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपकी GLC IAS की जो ऐप है उसमें आपको नोट्स के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पैरासाइट। इनमें से क्या है जो पैरासाइट नहीं है? नॉट पे फोकस करना है। नाउ पहले तो देखिए पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, और उन्हीं बॉडी के थ्रू या उनके होस्ट के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जिस भी प्लांट या एनिमल की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं वो उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, और इसी होस्ट से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब उनका जो भी खाना पीना होता है वो अपने होस्ट की बॉडी से लेते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारे सर में जूही जो होते हैं वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो इनमें से क्या पैरासाइट नहीं है? लास्ट ऑप्शन दिया है आपको क्रो। किसी ने नहीं देखा होगा कि क्रो मतलब कौवा जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहा है या उसके ऊपर से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो क्रो इज योर नॉट अ पैरासाइट। बाकी राउंड वर्म्स, लाइस एंड टिक्स जो कि एनिमल की बॉडीज में मिल सकते हैं। लाइस हमारी हेयर में मिलते हैं, टिक्स जो हैं वो एनिमल की बॉडीज में मिलते हैं, स्किन में मिलते हैं, बेसिकली एनिमल की स्किन पे मिलते हैं। और राउंड वर्म्स जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं जब इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। क्रो इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन अ लार्ज क्वांटिटी। इनमें से क्या है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अक्सर हम बोलते हैं कि हमारे जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से मिलके बने होते हैं। तो कैल्शियम तो हमको दिख रहा है, 2 जगह कैल्शियम है, बट कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड होता है हमारे बोन्स में? तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारे बोन्स मतलब हड्डियाँ और टीथ, हमारे हड्डियाँ और दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। बोन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और वायरोलॉजी। सो ये हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी वर्ड ऑस्टियो मिले, ऑस्टियो इज ऑलवेज रिलेटेड टू
bones. So study of bones is called osteology. इसके अलावा मायो वर्ड जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स. हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं मायोलॉजी. नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स. पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी. नाउ योर लास्ट वन इज वायरोलॉजी. तो वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस. अभी कोरोना वायरस बहुत सबने सुना है. क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अभी वायरस पे जो भी स्टडी हुई है या होती है उसको वायरोलॉजी बोलते हैं. तो कोविड वायरस पे जो भी स्टडी हुई है वो किसके अंडर में हुई है? वायरोलॉजी के अंडर हुई है. सो क्वेश्चन क्या था? स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज. रेड ब्लड सेल्स को इनमें से और क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स कहाँ मिलते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर आरबीसीज. आरबीसी कहाँ मिलती है हमको? हमारे ब्लड में मिलती है. ब्लड में क्या करती है? हीमोग्लोबिन कैरी करती है. तो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स. आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. तो ये तीनों ही ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं. तो जो जिनमें हीमोग्लोबिन मिलता है वो होता है आरबीसी, दैट इज़ योर इरिथ्रोसाइट्स. जो इम्यून सिस्टम में वर्क करती हैं, जो हमारे बॉडी में आने वाले वायरस, बैक्टीरिया के या किसी भी पैथोजन को बॉडी से निकालने का काम करते हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं, वो होते हैं डब्ल्यूबीसी, विच आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. एंड जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स. सो आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following disease is known as royal disease? Royal disease. ऑप्शंस क्या हैं? हीमोफीलिया, डायरिया, acute encephalitis और मलेरिया. तो आपका जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसीज़ है. अब जेनेटिक डिसीज़ ऐसे क्या मतलब है कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो हेरिडिटरी होता है. मतलब अगर किसी पेरेंट को ये डिसीज़ है या फिर उनके डीएनए में इस डिसीज़ को कॉज करने वाला जीन प्रेजेंट है और वो अपने आगे आने वाली जनरेशन में, अपने चिल्ड्रन जनरेशन में अगर उसको पास ऑन कर देते हैं तो वो जेनेटिक डिसीज़ कहलाती है. तो हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिसीज़ है. और जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हीमोफीलिया डिसीज़ की कैरियर थी. कैरियर थी का क्या मतलब है कि उनको ये बीमारी खुद नहीं थी, लेकिन उनके डीएनए में, उनके जेनेटिक मटेरियल में इस बीमारी का जीन था जो कि उनके 3 बच्चों में गया था. टोटल 9 चिल्ड्रन थे उनके, तो 3 आउट ऑफ 9 चिल्ड्रन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वर अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया. और ये हीमोफीलिया जो डिसीज़ उन बच्चों में आई थी वो कहाँ से आई थी? उनकी माँ क्वीन विक्टोरिया के थ्रू आई थी. तो क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी, उनको ये डिसीज़ थी, उनमें ये डिसीज़ के कैरियर जीन्स थे, इसलिए हीमोफीलिया को तब से रॉयल डिसीज़ के नाम से जाना जाता है. हीमोफीलिया में क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है.
ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी मतलब जब हमको कोई भी इंजरी होगी या वुंड होगा या ब्लड जब कहीं से रिलीज होगा बॉडी से तो वो बहता ही जाएगा, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो जमेगा नहीं, खून की क्लॉटिंग नहीं होगी। सो हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसको रॉयल डिजीज़ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया में थी ये थी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? इनमें से किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से हम क्या समझ सकते हैं? बेसिकली जब इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं, मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या फिर हम नेशनल पार्क्स घूम रहे हैं, वहाँ पे टाइगर से हमारा इनकाउंटर हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारे लिए स्ट्रेस की कंडीशन होगी। उस स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी जो हार्मोन सिक्रीट करेगी वो होगा इमरजेंसी हार्मोन, या उसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और वो हार्मोन होता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब उड़ना। और दूसरे हार्मोन्स क्या हैं आपके? इंसुलिन दिया है। इंसुलिन क्या करता है? बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। तो ऐसे पर्सन्स जिनकी बॉडी में इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है तो क्या होगा? उनके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा, उन्हीं को फिर डायबिटीज़ हो जाती है, वो डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो होता है वो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं? फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है और बाकी जितनी भी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उसमें ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। योर नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? जब बर्थ होता है किसी बेबी का या यंग वन का, जब मदर उसको बर्थ देती है, जो डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे जो मदर की बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो इधर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन पूछा था, कौन सा है? सो ऑप्शन सी एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने पेयर्स क्रेनियल नर्व्स की होती हैं? ये आई थिंक रीसेंट क्वेश्चन है, MPPSC 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है? बेसिकली हमारा ब्रेन है। ये क्या है? हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से नीचे कंटिन्यू होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारी नर्व्स निकली होती हुई, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारे नर्व्स निकली हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। नर्व्स क्या करती हैं? जो भी सिग्नल होता है, जैसे हमने टच किया तो इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, वो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्व्स करती हैं। तो ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो पूछा है कि ह्यूमन में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं? तो क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस आर 12 पेयर्स। याद रखना 12 पेयर्स होती हैं, मतलब नंबर कितना हुआ? 24। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31 पेयर। 31 पेयर्स होती हैं, वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 12 pairs of cranial nerves are present in humans. Next question is knock-knee syndrome is caused due to, जो knock-knee syndrome होता है ये किसके कारण होता है? मर्क्यूरी पोल्यूशन, फ्लोराइड पोल्यूशन, आर्सेनिक पोल्यूशन या फिर लेड पोल्यूशन?
तो नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? इसमें बेसिकली जब जिसको भी ये पेशेंट होता है जो नॉक नी सिंड्रोम का, जब वो खड़ा होता है तो उसके पैर तो अलग अलग होते हैं, बट उसके जो नीज होते हैं, जो घुटने होते हैं, वो आपस में जॉइंट होते हैं और एंकल उसके अलग अलग होते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉक नी सिंड्रोम, क्योंकि दोनों नीज जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? जब पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तब नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। और जैसे जब इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर वाटर बॉडी में गया और उसमें अगर फ्लोराइड प्रेजेंट हुआ और वो फ्लोराइड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस पल्यूटेड वाटर को जो इनटेक करता है, उसमें नॉक नी सिंड्रोम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोराइड पल्यूशन। और मर्क्यूरी पल्यूशन के कारण डिसीज़ होती है मिनामाटा डिसीज़। जब पानी में मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उस पानी का इंटेक जो भी पर्सन्स करते हैं उनमें मिनामाटा डिसीज़ देखने को मिलती है। तो नॉक नी सिंड्रोम के कैसे होता है? फ्लोराइड पल्यूशन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डायलिसिस किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है? कैंसर, हार्ट, ब्रेन और किडनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि डायलिसिस क्या है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स बिल्डअप होते रहते हैं ओवर टाइम के साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स उसमें बनते रहते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होके वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है ब्लड का, वो कौन करते हैं? बॉडी के अंदर ये काम होता है किडनी का। किडनीज जो हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स या पर्सन जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है, जिनकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, तो उनका ब्लड कैसे प्यूरिफाई करेंगे, उनका ब्लड कैसे फिल्टर करेंगे? तो उनके लिए एक प्रोसेस डेवलप की गई डायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियली उनके ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, उनके ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है मशीन्स के थ्रू। तो डायलिसिस किससे रिलेटेड होगा? आपके किडनी से रिलेटेड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स इज? इनमें से क्या चीज़ जो है वो एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या फिर क्लोरोक्विन। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स मतलब जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इनमें से क्या है एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलिन ही फर्स्ट एंटीबॉडी है जो डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जो डिस्कवर हुई थी, सॉरी नॉट एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स। बाकी आपके जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल है ये दोनों पेन रिलीवर्स हैं, और क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल है। मतलब जब मलेरिया कॉज होता है तो कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? क्लोरोक्विन ड्रग यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है, तो इसको याद रखना। पेनिसिलिन इज योर एंटीबायोटिक। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2,4-D इज अ? 2,4-D इनमें से क्या है? 2,4-D जो है वो शॉर्ट फॉर्म है आपके 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। तो वो इसमें से क्या है? वैरायटी ऑफ वीट है, या एक्सप्लोजिव है, या राइस की वैरायटी है, या फिर वीडीसाइड है। तो 2,4-D इज अ वीडीसाइड। अब वीडीसाइड क्या होता है? जो भी हमारे क्रॉप्स के साथ, जब हम खेत में फसल उगाते हैं या कहीं भी प्लांट्स के साथ जो
अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, उनको हम वीड्स बोलते हैं, WEEDS वीड्स। और उनको मारने वाला जो पेस्टिसाइड बोलो या हर्बिसाइड, सॉरी नॉट पेस्टिसाइड, उनको मारने वाला जो हर्बिसाइड होता है वो कहलाता है वीडीसाइड। सो 2, 4, D इज योर वीडीसाइड। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ आप GLC-IAS की ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही नोट्स PDF के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, तो आप उनमें से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड करिएगा और नोट्स पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स। सेस्मोग्राफ इनमें से क्या चीज़ को रिकॉर्ड करता है? रेनफॉल, ब्लड प्रेशर, अर्थक्वेक या फिर लाइट इंटेंसिटी। तो सेस्मोग्राफ जो होता है वो आपके अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। ग्राउंड के नीचे जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं या नॉइजेस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ। और उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक कॉज होता है। तो सेस्मोग्राफ बेसिकली रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक। So option C is the correct answer. Now next question is SI unit of force is. Force का SI unit पूछा है। फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। तो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो कौन सी होती है? न्यूटन। फोर्स को हम जो बल होता है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? न्यूटन के यूनिट में। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं फैराडे किसकी यूनिट है? फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है फैराडे। और फर्मी किसकी यूनिट होती है? फर्मी लेंथ की यूनिट होती है। कैसे? कि 10⁻⁻15 मीटर जो होता है वो 1 फर्मी के इक्वल होता है ना। 10⁻⁻15 मीटर फर्मी होता है। और रदरफोर्ड तो साइंटिस्ट का नाम था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी के अलावा इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था और प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो इधर पे फोर्स की यूनिट पूछी थी, क्या है? न्यूटन। ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू योर 746 वॉट्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। नाउ लाइट ईयर किसकी यूनिट है? अब बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? लाइट देखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ईयर देखा, टाइम, दोनों ऑप्शंस गलत हैं। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो बेसिकली 1 साल में 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। सो लाइट ईयर किसकी यूनिट हुई? आपके डिस्टेंस की यूनिट हुई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? नाउ जो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर यूज होता है किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का जहां हमको एक्यूरेट टाइम पता लगाना होता है तो वो हम क्रोनोमीटर से लगाते हैं। तो क्रोनोमीटर इज यूज टू मेजर द एक्यूरेट टाइम ऑफ एनी प्लेस। ठीक है। इसके अलावा एनेमोमीटर जो होता है वो क्या करता है? विंड की स्पीड को मेजर करता है। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर।
तो ये तो हमको पता है कि ऑडियो जो वर्ड है वो नॉइज़ या आवाज़ से रिलेटेड होता है या साउंड से रिलेटेड है बेसिकली। तो इधर पे क्या पूछा है, डिवाइस पूछा है। तो कोई भी मेजरिंग डिवाइस होता है उसके सफिक्स में हमेशा क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। मीटर लगा है मतलब वो एक मेजरिंग डिवाइस है, तो इसलिए ऑडियो मीटर इज योर राइट ऑप्शन या राइट आंसर। तो डिवाइस कौन सा होगा आपके साउंड को मेजर करने के लिए, ऑडियो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है वायर के अंदर तो उसमें जो भी रुकावट आती है, जो भी उसका हर्डल होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो भी उसका विरोधक होता है। तो जो ओम होती है आपकी ऑप्शन डी OHM, ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसके अलावा एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। वोल्ट्स किसकी यूनिट है, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। फैराडे जो है वह भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। अभी हमने देखा था एनेमोमीटर क्या मेजर कर रहा था, स्पीड ऑफ विंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is used to measure atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती, ह्यूमिडिटी मतलब नमी जो प्रेजेंट होती है या मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है उसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को मेजर करते हैं, है ना। तो डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। अब जो बैरोमीटर और मैनोमीटर है तो इन दोनों से ही प्रेशर को ही मेजर किया जाता है, लेकिन जो बैरोमीटर होता है वो यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी एयर में जितना प्रेशर होता है उसको मेजर करता है बैरोमीटर। जबकि मैनोमीटर जो होता है वो किसी भी लिक्विड के प्रेशर को मेजर करता है। लिक्विड्स भी तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, तो लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर से मेजर होता है और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बैरोमीटर से मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन में फोकस करना कि कौन सा प्रेशर वो पूछ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैरोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या मतलब है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट भी की जा सकती है और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी सिर्फ क्रिएट की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना तो एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता लेकिन डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इधर क्या पूछा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, किसी भी चीज़ को बचाना। अब हम बचा कब सकते हैं, ना तो उसको हम क्रिएट कर सके ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय होती रहेगी तो फिर वो कंजर्व नहीं होगी ना, डिस्ट्रॉय होगी तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो एनर्जी बचेगी ही नहीं।
तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ होता है उसका मतलब होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, मतलब वेट को जब हम फील नहीं करते हैं, जब वेट ज़ीरो हो जाता है तो वो कंडीशन होती है वेटलेसनेस की। तो वो कब होती है, स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग ज़ीरो, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, स्टेट ऑफ वैक्यूम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो वेटलेसनेस कब हमको फील होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है तो हमको वेटलेसनेस फील होती है। इसी को ज़ीरो ग्रेविटी भी बोलते हैं। वेटलेसनेस की जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रेविटी। और ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग ज़ीरो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद आप GLC IAS की ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से जो भी आपके लिए ई नोट्स प्रोवाइडेड हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइडेड हैं, उसमें आप एनरोल करिएगा। थैंक यू।